Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is part 2 of class 8th history 3rd chapter ruling the countryside. We were on page number 30 और हमारा next topic है crops for Europe. यूरोपियन कंट्रीज के लिए क्रॉप्स ग्रो करना. The British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. ब्रिटिशर्स को अब ये रियलाइज हुआ कि जो विलेजेस हैं कंट्री साइड से हम रेवेन्यू तो कलेक्ट कर ही रहे हैं, लोगों से टैक्स तो ले ही रहे हैं, साथ साथ हम वहाँ पर वो क्रॉप्स भी ग्रो करवा सकते हैं जिनकी यूरोप में ज़रूरत है. बाय द लेट 18th सेंचुरी और लेट 18th सेंचुरी तक यानी कि 1780s के अराउंड द कंपनी वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपैंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो. कंपनी कोशिश कर रही थी कि वो एक्सपैंड करे कल्टिवेशन ऑफ ओपियम. ओपियम बोलते हैं अफीम को, ये एक टाइप का ड्रग है. एंड इंडिगो नील जो कि ब्लू डाई बनाने के लिए यूज़ किया जाता था. ये देखिए, ये है ओपियम की फसल और इन ओपियम पॉपीज़ के जूस से ओपियम बनता था. इंडिगो क्रॉप, इससे जो ब्लू डाई बनती थी वो बहुत डिमांड में थी उस टाइम ब्रिटेन और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में. इसीलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कल्टीवेट करें. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिगो क्रॉप के बाद लैंड की फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती थी. मतलब अगर एक बार किसी ज़मीन के ऊपर नील की खेती हो गई तो उसके बाद वो ऑलमोस्ट बंजर हो जाएगी, उसके ऊपर कोई दूसरी फसल नहीं उग पाएगी. इसीलिए किसान इन दोनों को ग्रो नहीं करना चाहते थे. इन द सेंचुरी एंड अ हाफ दैट फॉलोड, और उसके बाद सेंचुरी एंड अ हाफ यानी कि आने वाले 150 ईयर्स तक द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स्ड कल्टिवेटर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स. ब्रिटिशर्स ने इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी लोगों को फोर्स किया दूसरी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, जैसे कि जूट इन बंगाल. बंगाल में लोगों को फोर्स किया गया जूट ग्रो करने के लिए. टी इन असम, शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस जो कि अभी करंटली उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर लोगों को फोर्स किया गया गन्ने की फसल उगाने के लिए. वीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड राइस इन मद्रास. नाउ हाउ वॉज दिस डन? ये किया कैसे ब्रिटिशर्स ने? The British used a variety of methods to expand the cultivation of crops that they needed. ब्रिटिशर्स को जिन क्रॉप्स की ज़रूरत होती थी उसके कल्टीवेशन को एक्सपैंड करने के लिए वो बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते थे. Let us take a closer look at the story of one such crop, one such method of production. अभी ऐसी ही एक क्रॉप की कहानी को और क्लोजली हम देखेंगे. Does color have a history? क्या कलर की भी कोई हिस्ट्री होती है? फिगर 5 and 6 आर द टू इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट्स. फिगर 5 में और 6 में आपको कॉटन क्लोथ्स के ऊपर दो प्रिंट्स गिवन हैं. द इमेज ऑन द लेफ्ट विच इज़ फिगर 5 शोज अ कलमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया. यहाँ पर आपको एक कलमकारी प्रिंट शो किया गया है जो कि इंडिया में आंध्र प्रदेश के वीवर्स बुनकरों ने बनाया है. और राइट में एक फ्लोरल कॉटन प्रिंट है जो कि डिज़ाइन और प्रोड्यूस किया है विलियम मॉरिस ने. ये एक फेमस पोएट और आर्टिस्ट थे 19th सेंचुरी में ब्रिटेन के. देर इज़ वन थिंग कॉमन इन द टू प्रिंट्स. इन दोनों ही प्रिंट्स में एक चीज़ कॉमन है. बोथ यूज़ अ रिच ब्लू कलर. दोनों में ही रिच गहरा ब्लू कलर यूज़ किया गया है. कॉमनली कॉल्ड इंडिगोर्स. ब्लू कलर को इंडिगो कहा जाता था, नील. डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस्ड? क्या आप जानते हैं ये कलर कैसे प्रोड्यूस किया जाता था, कैसे बनता था? द ब्लू दैट यू सी इन दीज प्रिंट्स वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो. इसमें जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है वो एक प्लांट से बनता था, उस प्लांट का नाम था इंडिगो. इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज्ड इन द मॉरिस प्रिंट इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया. और मॉरिस के प्रिंट में जो ब्लू डाई यूज़ की गई है, जो उसने ब्रिटेन में ये प्रिंट बनाया था, उसकी ब्लू डाई इंडिया में कल्टिवेटेड इंडिगो प्लांट से बनी है. उन प्लांट से बनी है जो हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस किए गए थे. फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम. क्योंकि उस टाइम पर इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा सप्लायर था इंडिगो का. नाउ वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? इंडियन इंडिगो की इतनी डिमांड क्यों थी? द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स. ट्रॉपिक्स रीजन हम बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन होता है, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एक बार देख भी लेते हैं. ये देखिए, ये है ट्रॉपिकल जोन
और इंडिया को अगर आप देखेंगे इसका ज़्यादातर पार्ट ट्रॉपिकल जोन में ही है। वहीं ये है ब्रिटेन जो कि टेम्परेट जोन में भी सबसे ऊपर है, पोलर जोन के पास में। तो इंडिगो की डिमांड तो है यहाँ पर, लेकिन उसकी क्रॉप यहाँ पर ग्रो नहीं हो सकती क्योंकि वो होती है ट्रॉपिक्स में। तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर फोर्सफुली लोगों से इंडिगो उगवाते थे और फिर उसको अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे। By the 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye clothes. So 13th century तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के जो क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स थे वो इंडियन इंडिगो को यूज़ कर रहे थे क्लोथ्स को डाई करने के लिए। However, only small amounts of Indian indigo reached the European markets. लेकिन यूरोपियन मार्केट्स में इंडियन इंडिगो बहुत कम अमाउंट में पहुंचता था, उसकी क्वांटिटी बहुत कम थी एंड इट्स प्राइस वाज वेरी हाई, और प्राइस भी बहुत हाई थे, वो बहुत महंगा भी था। यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट, क्योंकि इतना कम आ रहा है और इतना महंगा है तो अभी यूरोप के जो क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें किसी दूसरे प्लांट को ढूंढना होगा जिसका नाम था वोड, टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाइज। और ये वोड प्लांट यूज़ किया जाता था वॉयलेट और ब्लू डाई बनाने के लिए। बीइंग अ प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन्स, ये टेम्परेट जोन्स का ही प्लांट था, और हमने देखा ऊपर कि ब्रिटेन और जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो टेम्परेट जोन में ही लाई करती है, तो यानी कि वहाँ पर इजीली इसको वो ग्रो कर सकते थे। वॉट वॉज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप, यूरोप में ये बहुत आसानी से मिल जाता था। इट वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, इसको नॉर्दर्न इटली में, सदर्न फ्रांस में और पार्ट ऑफ जर्मनी और ब्रिटेन में ग्रो किया जाता था। वरीड बाय कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंडिगो, अभी जो लोग वोड को उगा रहे थे उन्हें इंडिगो से कंपटीशन का डर था। वोड प्रोड्यूसर्स इन यूरोप प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट्स, तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो, की इम्पोर्ट जो है इंडिगो का इम्पोर्ट जो हो रहा है उसको बैन कर दीजिए। क्लोथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई, लेकिन क्लोथ को जो डाई करने वाले थे वो इंडिगो को ज़्यादा पसंद करते थे एज अ डाई। इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर, इंडिगो से जो कलर आता था वो बहुत रिच, बहुत गहरा होता था। Whereas the dye from wood was pale and dull, और वोड की जो डाई थी वो बहुत ही फीकी, बहुत ही डल थी। By the 17th century तक यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स persuaded their governments to relax the ban on indigo imports, जो वोड का प्लांटेशन कर रहे थे उन्होंने बैन करवाया इंडिगो के इम्पोर्ट को ताकि उनका कंपटीशन कम हो। लेकिन फिर क्लोथ प्रोड्यूसर्स ने फिर से गवर्नमेंट को फोर्स किया कि जो इंडिगो इम्पोर्ट के ऊपर बैन है उसको रिलैक्स कर दीजिए, उसमें थोड़ी ढील दे दीजिए। द फ्रेंच बिगैन कल्टिवेटिंग इंडिगो, अभी फ्रेंच ने भी इंडिगो को कल्टिवेट करना शुरू कर दिया इन द सेंट डोमिंग्यू इन द कैरेबियन आइलैंड्स, कैरेबियन आइलैंड्स में, सेंट डोमिंग्यू में। पोर्चुगीज़ ने शुरू किया ब्राज़ील में, इंग्लिश ने जमाइका में एंड द स्पेनिश इन वेनेजुएला। ये सभी जो प्लेसेस हैं सारे ट्रॉपिक्स के, ये एक बार मैप में भी देख लेते हैं। कैरिबियन आइलैंड्स, ब्राज़ील, वेनेजुएला, और इन्हीं आइलैंड्स का पार्ट है नीचे जमाइका। सो जैसे इंडिया पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे ऐसे ही ये प्लेसेस डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ की कॉलोनीज़ थी। उन्होंने यहाँ पर इंडिगो प्लांटेशन शुरू किया क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में है, यानी कि आइडियल प्लेसेस थे इंडिगो की क्रॉप ग्रो करने के लिए, उसकी फसल उगाने के लिए। इंडिगो प्लांटेशंस ऑल्सो केम अप इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मैप में अभी हमने वेनेजुएला और ब्राज़ील को देखा जो कि साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर यूरोपियंस इंडिगो की क्रॉप को ग्रो करवा रहे थे, और साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका के भी कई पार्ट्स में इस टाइम पर इंडिगो प्लांटेशंस सामने आए। प्लांटेशन हम किसको बोलते हैं, एक लार्ज फार्म होता है, एक बहुत बड़ा सा फार्म जिसको कि प्लांटर ऑपरेट करता है और एम्प्लॉय करता है, काम पर रखता है लेबर को फोर्सफुली। प्लांटेशंस आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, शुगर केन, टोबैको, टी एंड कॉटन। इन क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है प्लांटेशन के अंडर। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी के एंड यानी कि 1780 के बाद में द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर, इंडियन इंडिगो की डिमांड फिर से बहुत बढ़ जाती है। ब्रिटेन बिगैन टू इंडस्ट्रियलाइज, रीज़न क्या था कि ब्रिटेन में इस टाइम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपैंडेड ड्रामेटिकली, और कॉटन क्लोथ का प्रोडक्शन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सपैंड होता है, क्रिएटिंग एन इनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लोथ डाइज। अब अगर कपड़ा बन रहा है तो उसको कलर करने के लिए क्लोथ डाई चाहिए होगा, तो उसकी नई डिमांड क्रिएट होती है। वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज्ड, जब ये इंडिगो की डिमांड इंक्रीज हो रही थी, इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाईज फ्रॉम द वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका कोलैप्स्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस।
कई कारणों की वजह से जो वेस्ट इंडीज़ से और अमेरिका से यहाँ पर सप्लाई हो रही थी इंडिगो की, वो बंद हो जाती है। रीज़न ये था कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में स्लेव्स को लाया जाता था, गुलामों को लाकर वहाँ पर उनसे नील की खेती करवाई जाती थी, और उस टाइम पर स्लेव्स रिवोल्ट कर देते हैं, फसलों को जला देते हैं। बहुत सारे रीजंस की वजह से सप्लाई एकदम बंद हो जाती है। बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ। और इन सालों के बीच में जो प्रोडक्शन था इंडिगो का, नील की जो खेती हो रही थी, वो एकदम से आधी हो जाती है। क्लोथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई। अब कपड़ा तो बन रहा है, क्लोथ प्रोडक्शन तो हो रहा है मशीन्स के थ्रू इंडस्ट्रीज में, तो जो डाई करने वाले थे ब्रिटेन में, अभी वो एक नए सोर्स की तलाश में थे जहाँ से उन्हें इंडिगो की सप्लाई हो। तो ये कहाँ से प्रोक्योर करेंगे, वो कहाँ से लेकर आएंगे? नाउ ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, फिर से वो इंडिया की तरफ टर्न होते हैं। फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, यूरोप में जो डिमांड इंक्रीज हो रही थी, राइज हो रही थी इंडिगो की, द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपैंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन। सो कंपनी अभी देखते हैं कि किस तरीके से वो इंडिगो कल्टीवेशन के अंडर जो एरिया है उसको एक्सपैंड कर सकती है और बढ़ा सकती है। फ्रॉम द लास्ट डिकेड्स ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड्स यानी कि आखिरी 10-20 सालों में, इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपैंडेड रैपिडली। बहुत तेजी से इंडिगो कल्टीवेशन एक्सपैंड होता है बंगाल में, एंड बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। और बंगाल का जो इंडिगो है वो वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट करता है। In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. 1788 में ब्रिटेन में जो इंडिगो इंपोर्ट किया जा रहा था उसका सिर्फ 30% इंडिया से जाता था। By 1810 the proportion had gone up to 95%, जो कि 1810 में बढ़ के 30% से 95% हो जाता है। As the indigo trade grew, और जैसे जैसे इंडिगो का ये व्यापार ग्रो कर रहा था, कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगैन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। जो कुछ कमर्शियल एजेंट्स थे या कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने इंडिगो प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ओवर द ईयर्स मेनी कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। कई सालों तक कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने अपने इंडिगो बिजनेस को लुक आफ्टर करने की जॉब को छोड़ दिया था, अट्रैक्टेड बाय द प्रॉस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट्स। लेकिन जब उन्हें लगा कि इसमें बहुत हाई प्रॉफिट्स अभी होने वाला है, न्यूमरस स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन, स्कॉट्समैन स्कॉटिश, स्कॉटलैंड के जो लोग हैं उनको बोलते हैं, इंग्लिशमैन इंग्लैंड के। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों ही ब्रिटेन की ही कंट्रीज़ हैं। 4 कंट्रीज़ है ब्रिटेन के अंदर, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड। सो दे केम टू इंडिया, स्कॉटलैंड से और इंग्लैंड से लोग इंडिया आते हैं, एंड बिकेम प्लांटर्स, और यहाँ पर आकर प्लांटर्स बन जाते हैं। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो, जिनके पास पैसा नहीं था इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए, उनको लोन मिलता था फ्रॉम द कंपनी एंड द बैंक्स दैट वर कमिंग अप एट द टाइम। बैंक्स और कंपनी उनको लोन देती थी इंडिगो प्लांटेशन के लिए। एक पिक्चर आपको यहाँ पर गिवन है। द स्लेव रिवोल्ट इन सेंट डोमिंग्यू, अगस्त 1791, पेंटिंग बाय जानवरी स्कुहोदोल्स्की। ये पेंटर ने पेंटिंग बनाई है जो कि स्लेव रिवोल्ट को दिखा रही है सेंट डोमिंग्यू में जो हुआ था अगस्त 1791 में। In the 18th century, French planters produced indigo and sugar in the French colony of Saint Domingue in the Caribbean island. Caribbean island का में एक प्लेस है सेंट डोमिंग्यू जो कि फ्रेंच की कॉलोनी थी। सो वहाँ पर वो फ्रेंच जो प्लांटर्स थे वो इंडिगो और शुगर प्रोड्यूस करवाते थे इन स्लेव्स से। The African slaves who worked on the plantations rose in rebellion in 1791. सो अफ्रीका से स्लेव्स को, गुलामों को लाया जाता था यहाँ पर। 1791 में वो रेबेलियस हो जाते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं इनके अगेंस्ट, बर्निंग द प्लांटेशंस, जो फार्म्स हैं उनको जला देते हैं, एंड किलिंग देयर रिच प्लांटर्स, और जो उनके बहुत अमीर प्लांटर्स थे उनको मार देते हैं। इन 1792 फ्रांस एबॉलिश्ड स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। जितनी भी फ्रेंच कॉलोनीज थी जिन पर फ्रांस रूल कर रहा था, वहाँ पर 1792 में फ्रांस स्लेवरी को अबॉलिश कर देता है। ये जो गुलामी प्रथा थी, दास प्रथा थी, इसको बंद कर देता है। दीज इवेंट्स लेड टू द कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्लांटेशंस ऑन द कैरेबियन आइलैंड्स। और यही कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से कैरेबियन आइलैंड से जो इंडिगो जा रहा था पहले यूरोपियन कंट्रीज़ को या ब्रिटेन को, वो बंद हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। नेक्स्ट इज हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड। इंडिगो को कल्टिवेट कैसे किया जाता था? देयर वर 2 मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। इंडिगो कल्टिवेशन के 2 मेन सिस्टम थे, निज एंड रायती।
विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टिवेशन में क्या होता था, द प्लांटर्स प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। जो प्लांटर्स हैं, जो लैंड है उनके डायरेक्ट कंट्रोल में होती थी। ही ईदर बॉट द लैंड, या तो वो लैंड को खरीद लेता था, या फिर रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार, या फिर दूसरे जमींदार से उसको रेंट पे ले लेता था। एंड प्रोड्यूस्ड इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबरर्स को हायर करता था और उनको काम पर लगाकर डायरेक्टली इंडिगो वो प्रोड्यूस करता था। द प्रॉब्लम विद निज कल्टिवेशन, अब इस कल्टिवेशन में प्रॉब्लम क्या थी, द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपैंड द एरिया अंडर निज कल्टिवेशन। निज कल्टिवेशन में उनके जो लैंड थी उसको एक्सपैंड करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स, इंडिगो को कल्टिवेट करने के लिए लैंड जो है फर्टाइल होनी चाहिए। एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और जो ऐसी ज़मीन थी जो फर्टाइल थी वो ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड थी, लोग वहाँ पर रह रहे थे, क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे उन पीस ऑफ लैंड्स पर। ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड, तो उन्हें एक साथ बहुत बड़ी ज़मीन नहीं मिलती थी जो फर्टाइल भी हो, जहाँ पर वो ग्रो कर सके। छोटे छोटे प्लॉट्स मिलते थे जो फैले होते थे, थोड़ा छोटा सा पार्ट यहाँ पर है, फिर दूसरा कहीं दूसरी जगह है। प्लांटर्स नीड लार्ज एरियाज इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशंस। प्लांटेशंस में जब आपको कल्टिवेट करना है इंडिगो को तो बहुत बड़ा लैंड का पार्ट चाहिए। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम, अभी ऐसी लैंड उनको कहाँ से मिलेगी। दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री, इंडिगो फैक्ट्री के आसपास जो लैंड होती थी उसको वो लीज पर लेने की कोशिश करते थे। जो पीजेंट्स हैं जिनकी वो लैंड है उनसे किराए पर ले ली, उनको पैसा देते रहे और वहाँ पर प्लांटेशन कर लिया। एंड एविक्ट द पीजेंट्स फ्रॉम द एरिया, और उस एरिया से जो पीजेंट है उसको हटा दिया, एविक्ट कर दिया। बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, लेकिन ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन का एक रीज़न रहता था। नॉर वॉज लेबर ईजी टू मोबिलाइज, ना ही लेबर को इतना आसान था एक से दूसरी जगह पर ले जाना। अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट, अगर इतने बड़े एरिया में प्लांटेशन करना है आपको तो बहुत सारे लोग चाहिए होंगे। एंड लेबर वॉज नीडेड प्रिसाइजली एट द टाइम वेयर पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टिवेशन, तो जो पीजेंट्स थे वो ऑलरेडी राइस कल्टिवेशन में बिजी थे, तो उनको इतने सारे लोग मिले कहाँ से। निज कल्टिवेशन ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लॉज एंड बुलॉक्स, और जब इतने लार्ज स्केल पर आपको निज कल्टिवेशन करना है तो उसके लिए खूब सारे प्लॉज, हल और बुलॉक्स भी चाहिए होंगे, बैल भी चाहिए होंगे। 1 बिघा बोलते थे एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट था लैंड का। बिफोर ब्रिटिश रूल द साइज ऑफ दिस एरिया वैरिड, ब्रिटिश रूल से पहले जो साइज था हर एरिया में वो वैरी करता था, अलग अलग था। इन बंगाल द ब्रिटिश स्टैंडर्डाइज इट टू अबाउट 1/3 ऑफ एन एकड़, तो उन्होंने 1 बिघा बोला कि एकड़ का अप्रॉक्स 1/3 जो है उस लैंड को 1 बिघा कहा गया। सो 1 बिघा ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लॉज, तो अगर 1 बिघा पे आपको इंडिगो उगाना है उसके लिए 2 तो हल चाहिए होंगे। दिस मीन दैट अ प्लांटर विद 1000 बिघा, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में आपको प्लांटेशन करना है, अगर 1000 बिघा ज़मीन है तो उसके लिए 2000 प्लॉज आपको चाहिए होंगे। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लॉज वॉज अ बिग प्रॉब्लम, अब उनको खरीदना पहले और उसके बाद उन प्लॉज को मेंटेन करके रखना ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। नॉर कुड सप्लाईज बी ईजिली गॉट फ्रॉम द पीजेंट्स, ना ही ऐसा था कि वो किसानों से उनको मांग ले उनके हलों को। सिंस देयर प्लॉज एंड बुलॉक्स वर बिजी ऑन देयर राइस फील्ड्स, क्योंकि उनके खुद के जो हल थे और जो बैल थे वो राइस फील्ड जो किसानों के होते थे उस पर बिजी थे। अगेन एग्जैक्टली एट द सेम टाइम द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड देम, और उसी सेम टाइम पर जब वो अपने राइस प्लांटेशन में बिजी थे तभी इंडिगो प्लांटर्स को भी हलों की और बैलों की ज़रूरत थी, तो वो किसानों से भी नहीं ले सकते थे। Till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. So late 19th century तक planters जो है वो reluctant थे, नहीं expand नहीं करना चाहते थे niche cultivation के अंडर जो एरिया था, क्योंकि फिर और ज़्यादा प्लॉज की, ब्लॉक्स की और लोगों की ज़रूरत होगी, वो उनको कहाँ से लाएंगे। Less than 25% of land producing indigo was under this cultivation. सो जितने एरिया पर इंडिगो प्रोड्यूस हो रहा था 25% से भी कम निज कल्टीवेशन के अंडर था, बाकी जो था वो एक ऑल्टरनेट मोड है कल्टीवेशन का, द रायते सिस्टम, वो रायते सिस्टम के अंडर था। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रायोट्स, अंडर द रायते सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स्ड द रायोट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। रायोट्स बोलते थे जो इंडियन पीजेंट्स थे या जो टिल करते थे लैंड को। सो रायते सिस्टम में क्या था, जो प्लांटर्स थे वो फोर्स करते थे रायोट्स को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, एक एग्रीमेंट होता था जिसको सट्टा कहा जाता था। एट टाइम्स दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रायोट्स,
कई बार ऐसा भी था कि गांव का जो मुखिया था, हेडमैन जो थे, उनको फोर्स किया जाता था, प्रेशराइज किया जाता था कि वो रायोट्स के बिहाफ पे वो साइन कर दे उस कॉन्ट्रैक्ट को. दोज हु साइंड द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांसेस फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो. सो जो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते थे उनको एडवांस में कैश दे दिया जाता था बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए. बट द लोन कमिटेड द रायोट to cultivate indigo at least 25% of the area under their holding. तो रायत के पास जितनी लैंड है, जितनी लैंड होल्डिंग है, उसके 25% पर आपको इंडिगो को ग्रो करना है, ये उसके अंडर ये कंडीशन थी. द प्लांटर्स प्रोवाइडेड द सीड, जो प्लांटर थे वो सीड भी देंगे, बीज भी देंगे, एंड द ड्रिल भी देंगे. वाइल द कल्टिवेटर्स प्रिपेयर द सॉइल, आपको सॉइल को प्रिपेयर करना है, सीड को सॉ करना है, उसको उगाना है. लुक आफ्टर द क्रॉप को लुक आफ्टर करना है. एडवांस में कैश मिलेगा, सीड भी मिलेंगी, जिन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो भी मिलेगा. आपको सिर्फ काम करना है उसके ऊपर और उसकी देखभाल करनी है. When the crop was delivered to the planter after the harvest, और जब हार्वेस्ट हो जाती थी, क्रॉप की कटाई होती थी और वो डिलीवर होती थी प्लांटर को, अ न्यू लोन वॉज गिवन टू द रायत, तो रायत को एक नया लोन दे दिया जाता था. एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन, और फिर से वही साइकिल शुरू हो जाता था. पीजेंट्स हु वर इनिशियली टेम्प्टेड बाय द लोन, शुरुआत में जो बड़े ही टेम्प्ट हुए इस लोन की स्कीम को सुनकर कि ये तो बहुत अच्छा है, सून रियलाइज, जल्दी उन्हें रियलाइज हो गया हाउ हार्श द सिस्टम वॉज, कि ये सिस्टम कितना हार्श था. द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस्ड वॉज वेरी लो, जो इंडिगो वो प्रोड्यूस करते थे उनके लिए बहुत कम उनको प्राइस मिलता था. एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड, और ये लोन का जो साइकिल है कभी भी ख़त्म नहीं होता था. देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू, और भी प्रॉब्लम्स थी. द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल्स इन विच पीजेंट्स प्रेफर टू कल्टिवेट राइस. वो कहते थे कि जो आपकी बेस्ट सॉइल है उस पर आप इंडिगो को कल्टिवेट करिए. प्लांटर्स डिमांड करते थे ऐसे पीजेंट से, और उस सॉइल के ऊपर जो किसान है वो राइस उगाना चाहते थे. इंडिगो मोर ओवर हैज़ डीप रूट्स, और इंडिगो की जो रूट्स है वो बहुत डीप होती है. एंड इट एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली, बहुत जल्दी वो सॉइल को एग्जॉस्ट कर देती है, ख़राब कर देती है. आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट, और एक बार जब इंडिगो की कटाई हो जाती है, द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस, उसकी फर्टिलिटी इतनी कम हो जाती है कि उस पर फिर आप राइस नहीं उगा सकते. तो हर बार नई जो लैंड है उसके ऊपर उन्हें इंडिगो को उगाना पड़ेगा, और इस तरीके से पूरी ही लैंड जो है वो ख़राब हो जाएगी, बाकी फसल के लायक ही नहीं बचेगी. पिक्चर आपको दी है. वर्कर्स हार्वेस्टिंग इंडिगो इन अर्ली 19th सेंचुरी बंगाल, बंगाल में ये लोग हैं, वर्कर्स हैं जो कि हार्वेस्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं इंडिगो को फ्रॉम कॉलेज वर्दी ग्रांट रूरल लाइफ इन बंगाल 1860 से पिक्चर ली गई है. इन इंडिया द इंडिगो प्लांट्स वॉज कट मोस्टली बाय मेन, ज़्यादातर इनको मेन ही कट करते थे. एक और पिक्चर है, द इंडिगो प्लांट बीइंग ब्रॉड फ्रॉम फील्ड टू द फैक्ट्री, फील्ड से फैक्ट्री में लोग ले जा रहे हैं यहाँ पर इंडिगो प्लांट्स को. नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस्ड, और इसके बाद है सेकंड द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर, इसको हम लोग पार्ट 3 में कवर करेंगे. अभी के लिए इतना ही. होपफुली चैप्टर यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.